राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने पढ़ा था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, टोटल 6 नेशनल पार्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के आगे के पोर्शंस को, जिसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज और रिफॉर्मेशन, इनके बारे में बेसिकली हम लोग को क्या करना है, आज की वीडियो में पढ़ना है। और आज ही ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं स्टेट पार्टीज में। नेशनल पार्टीज के बाद स्टेट पार्टी की बात करी गई है। तो स्टेट पार्टी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, 6% टोटल वोट्स का मिलना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। यानी कि स्टेट की जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टी को 6% टोटल वोट्स का मिलना चाहिए। अगर जैसे उत्तर प्रदेश में सपोज करिए लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है और उसमें टोटल वोट पड़ते हैं 100, तो 100 में 6% कितना हुआ, 6 वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा, 2 सीट्स भी उनको जीतनी होगी, यानी कि 2 सीटों पे उन्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन को जीतना भी होगा। तभी जाके वो पार्टी क्या कहलाएगी, स्टेट पार्टी कहलाएगी। ठीक है, तब इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा देगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इंडिया में अगर आप देखेंगे कई सारी स्टेट पार्टी हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत सारी स्टेट में है, उनका इन्फ्लुएंस भी नेशनल लेवल पर है, बट समहाउ वो नेशनल पार्टी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे सामने आती है समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। इन पार्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की, तो इनका नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कई स्टेट्स में इनकी यूनिट्स भी है। बट क्या है कि ये नेशनल पार्टियां भी नहीं है। फाइनली अब देखते हैं आगे, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने ही स्टेट को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक रहती हैं। जैसे कौन कौन सी, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आपका बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब पार्टियां अपने ही एरिया को लेकर थोड़ा सा ज्यादा जागरूक रहती हैं, सचेत रहती हैं। तो ठीक है, ये सब पार्टियां हैं हमारी कौन सी पार्टी, स्टेट पार्टी। अच्छा, स्टेट पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ा कैसे, अचानक से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी कैसे बढ़ गई? तो देखिए, स्टेट पार्टी का जो बढ़ना है वो हम देखते हैं 1996 में इलेक्शंस वगैरह हुए और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी। जब मेजोरिटी में पार्टी नहीं आ रही थी तो ये स्टेट पार्टी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। और होता क्या था कि अलायंस बनना स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बीजेपी का अलायंस था एनडीए और कांग्रेस का अलायंस था यूपीए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर क्या कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, जिसकी जिसकी आइडियोलॉजी मैच हो जाए वो उसके साथ क्या हो रहा है, ग्रुप टुगेदर हो रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहा है। अब जब ऐसा होने लगा तो ये पार्टियों ने मिलकर बनाना चालू करी सरकार। जैसे 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी। हम यूपीए की सरकार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अलायंस की सरकार थी और बनाई थी कौन सी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बच्चों, कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब जब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन में, तब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर आपस में क्या करती हैं, मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार को बनाती हैं। ठीक है, 2 पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। और यही आपका 1989 से ये समझ लीजिए 2014 तक कोएलिशन गवर्नमेंट का पूरा दौर रहा। फिर 2014 से 2024 तक आप देख रहे हैं कि सिंगल मेजोरिटी जीती किसने, बीजेपी ने, और बीजेपी की सरकार रही। अब 2024 में इलेक्शन हुए तो अगेन हम क्या देख रहे हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट हमारे सामने देखने को मिल रही है और बीजेपी को भी सपोर्ट किया है आपकी कुछ स्टेट पार्टीज ने, तब जाके सरकार बनी है। इसीलिए आप इसको हम क्या कहते हैं, एनडीए की सरकार कहते हैं। तो ये था हमारा स्टेट पार्टी का दौर। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए सरकार बनाने में कितना बड़ा रोल स्टेट पार्टीज क्या करती हैं, प्ले करती हैं। उसके साथ साथ स्टेट पार्टीज को भी मौका मिल जाता है नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पढ़ने। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या भाई, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या चैलेंज है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो जनता है, ज्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही लोकतंत्र समझते हैं। ज्यादातर लोग हर चीज के लिए दोषी भी किसको ठहरा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ही ठहरा देते हैं, जो कि ये खुद में अपना एक चैलेंज है कि इस मानसिकता को दूर करना है ना। अच्छा, ऐसा होता भी इसलिए क्योंकि जो लोकतंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना तो चलता नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या करती हैं, नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, सरकार बनाती है, विपक्ष का काम करती हैं। इसीलिए देश की जनता को सबको लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, कोई चीज के लिए दोषी भी यही है और कुछ अच्छा करा तो भी जिम्मेदार यही है। ठीक है,
तो इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि चैलेंजेस देखने वाले की पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या है। तो टोटल यहाँ पर हमें 4 चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 4 चैलेंजेस हमारे सामने नजर आएंगे, जिसमें पहला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज हमारे सामने आएगा, डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलती है। तीसरा, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। एंड चौथा चैलेंज हमारे सामने देखने को मिलेगा, वो ये होगा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आखिर क्या है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब ये हो जाता है कि पार्टी के अंदर हमने पढ़ा था कंपोनेंट, एक होता है लीडर, एक्टिव मेंबर और सपोर्टर। अक्सर क्या होता है कि कई देशों में, केवल इंडिया में नहीं, कई सारे देशों में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं पार्टी के, कुछ लीडर या 2-4 लीडर होते हैं, उन्हीं के पास पूरी पार्टी की कमान होती है। और ऑर्डिनरी कार्यकर्ता कह लो या सपोर्टर, एक्टिव मेंबर कह लो, इनको पता भी नहीं चल पाता है कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि पार्टी क्या करती है, कई बार अपने खुद के इलेक्शन नहीं कराती, इंटरनल इलेक्शन नहीं कराती टॉप पोस्ट के लिए, और उसके साथ क्या नियम बन रहे हैं, क्या कानून बनाए जा रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसी होने वाली है, ये भी नहीं पता चल पाता कई बार। तो जो कार्यकर्ता होता है ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल क्या रहता है, अनअवेयर रहता है कि आखिर पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। तो पहला चैलेंज तो यही है कि इंटरनल डेमोक्रेसी को पार्टी के अंदर क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना खुद का क्या बना लेना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए और इंटरनल इलेक्शंस कराने चाहिए, अपने एक्टिव मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और जो अच्छा वक्ता हो, जो अच्छा लीडर हो, उसको भी आगे लाना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिफॉर्म भी कर सकते हैं। तो पहला चैलेंज हमारे सामने ये देखने को मिल रहा था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए इसमें एक चीज और बताई जा रही है, नियमित रूप से बैठकें नहीं होती, मीटिंग्स नहीं होती, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते, है ना। एक्टिव मेंबर्स को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है या नहीं भी दी जाती है, इसलिए वो लोग क्या रहते हैं, बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं इन चीजों से। ठीक है, इसीलिए जो पार्टी के फैसले लेने का अधिकार केवल कुछ लीडर्स के हाथों में ही रह जाता है। ये है पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हमारी। सेकंड चैलेंज की अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी सोच पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर से नहीं मैच खा रही है, तो इसका मतलब आपका पार्टी में टिके रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप पार्टी को चेंज कर लो, ठीक है, या तो आप अपनी नई पार्टी बना लो, सिंपल सी बात है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है पहले चैलेंज में। दूसरा चैलेंज क्या होता है हमारे सामने, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, वंश के अनुसार जो चीजें चली आ रही हो। कई बार क्या होता है, पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर क्या करते हैं, अपनी पार्टी में अपने कुछ खास लोगों को और कई बार तो अपने परिवार के लोगों को ही क्या कर देते हैं, ऊंचे पद पे पहुंचा देते हैं, बिना कोई इंटरनल इलेक्शन कराए, बिना कुछ कराए हुए चीजें, है ना, बिना कुछ प्रोसेस कराए। तो इससे होता क्या है, इससे बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस उनको हो या ना हो नहीं बता सकते, एक्सपीरियंस भी नहीं होता उन लोगों को। उसके साथ साथ ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा उतना नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड चैलेंज में क्या लिखा है। वंशवाद की चुनौती की बात करी गई है, क्योंकि ज्यादातर दल क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम नहीं करते, अपने खास लोगों को और अपने परिवार के लोगों को ही क्या करते हैं, पार्टी की कमान को सौंप देते हैं। ठीक है, अनेक दलों में आप देखोगे क्या होता है, लीडर्स में देखोगे जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो उनके ही फैमिली वगैरह के लोग देखने को मिल जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस हो या ना हो, बंदा क्या हो गया, टॉप मोस्ट लीडर बन गया है, ठीक है, सीधे पहुंच गया पद पर। जबकि होता क्या है, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचता है उसको सारी चीजों की जानकारी होती है। ये चीज बेसिकली बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है प्राचीन लोकतंत्र देशों में कई जगह पर दिखाई देती है। तीसरा चैलेंज हमारे सामने आता है, खासकर इलेक्शन के समय, मनी और मसल पावर। मनी और मसल पावर का मतलब क्या, कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, अमीर लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं फंड, चंदा दे देते हैं, ठीक है, और फंड दे देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो ये हो गया भाई मनी की पावर। मसल पावर क्या होता है कि कई बार क्या करती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, इनफैक्ट कई बार ऐसा बताया जा रहा है, आपकी बुक ही कह रही है कि क्रिमिनल्स को भी क्या कर दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है, ये समझ लीजिए, या उनको जो है समर्थन करती हैं। ठीक है, ये आपकी बुक कह रही है, या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में जो आपके डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि जो लोग लोकतंत्र के सपोर्टर हैं, वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं कि अगर ऐसे ही चला तो कैसे काम चलेगा। बोला जा रहा है क्या, दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। ठीक है,
चिंता क्यों उनको हो रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो अमीर है या कंपनी वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहे हैं, कल को ये सत्ता में आएंगी तो उनको क्या करेंगे, उनका फायदा करेंगे। इसलिए अब इससे सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं या निचले स्तर पे जो लोग रह रहे हैं, कमजोर वर्ग है, क्या इनको बेनिफिट होगा? इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। क्या डेवलपमेंट सही से होगा? इसलिए ये लोग चिंतित हैं। अब इसी के साथ हमारे सामने आता है फोर्थ पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती हमारे पास। हम देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है, वही मुद्दे जो आज से 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, वही मुद्दों को क्या करा जाता है, डिस्कस किया जाता है हमेशा। हमें समझ ही नहीं आता है कि कोई नई पॉलिसी हमारे सामने आ भी रही है या नहीं भी आ रही है। तो मीनिंगफुल चॉइस हमको समझ में नहीं आती, मीनिंगफुल चॉइस हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए अलग अलग पार्टियों की जो पॉलिसीज है या जो उनके प्रोग्राम्स हैं उसमें अंतर हो सकता है किस चीज का, अप्लाई करने का उन चीजों को, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनकी जो फिलॉसफी होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, ज्यादातर सेम ही नजर आती है। डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट की ही फिलॉसफी नजर आएगी आपको। ठीक, अब इसमें एग्जांपल में बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में आपकी एक है लेबर पार्टी, दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। इनके बीच में अब क्या है, बहुत ही कम अंतर रह गया है। ठीक है, दोनों दल जो है क्या बात करते हैं, बुनियादी मसलों पर क्या है, बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन को लेकर इनके विचार थोड़े से क्या है, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? जैसे गरीबी मिटाना हर पार्टी का उद्देश्य है। अब कैसे मिटानी है, इसमें ही डिफरेंसेस है, ये समझ लीजिए। कोई नई चीज हमारे सामने या कुछ नया हमारे सामने जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये है हमारा चौथा चैलेंजेस। ठीक है, अब जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब एक पार्टी का लीडर है, कल को वो इस पार्टी में तो दूसरी पार्टी में चला जाए। ठीक है, तो मीनिंगफुल चॉइस लोगों को नहीं मिल पाती, सबसे बड़ी बात यह है हमारे सामने। तो ये 4 चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कई बार बनता है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो आंसर क्या होगा इसका? पहली क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलती है। तीसरा मनी एंड मसल पावर। और चौथा क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम देखेंगे रिफॉर्मेशन के बारे में। हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, कैसे पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। अब बोला जा रहा है इन चैलेंजेस को फेस तो हम लोग कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है, बट अब क्वेश्चन आ रहा है कि इनको रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो इसमें एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस पहले पूछती है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है रिफॉर्म करना। दूसरा, इफ दे आर विलिंग व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, अगर वो चाह रही तो उनको रोक कौन रहा है। तीसरा, इफ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो नहीं चाह रही हैं, इट इज पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, तो क्या उनके साथ जबरदस्ती हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो सिटीजन जो हैं पूरी दुनिया के इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर दिया जाए। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो जो पार्टी का टॉप मोस्ट लीडर होता है उसी के द्वारा लिया जाता है। हम इनको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने से क्या होगा, फिर दूसरा नेता आएगा, आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज का ही नेता आएगा, उसके साथ भी ये चैलेंजेस हैं। अब क्या बोला जा रहा है, इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर सभी नहीं चाह रहे अपने आप में रिफॉर्म करना, तो कैसे हम चेंज लाएंगे, कैसे हम रिफॉर्म करेंगे। तो इसी को लेकर कुछ सजेशन दिए गए हैं और कुछ रिफॉर्म करे गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला रिफॉर्म हमारे सामने आ रहा है, क्या, सुनिएगा ध्यान से। The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing party. Constitution को amend किया गया, ठीक है, उसमें कुछ सुधार, उसमें जो है चीजें लाई गई कि जो MP है और जो MLA हैं, अब वो क्या, चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर। ऐसा होता क्यों था कि सपोज करिए चुनाव जीत गया, अब सामने वाली पार्टी आपको कह रही है तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। इससे क्या होगा, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसी को रोकने के लिए डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, है ना, मतलब एक दल में भी आप हो फिर चेंज करके दूसरे में चले जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया और बोला गया कि अगर अब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपको अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी, यानी कि जो आप जीत के आए हो सीट उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा डिफेक्शन में तो कमी देखने को मिली है। लेकिन अब इससे एक चीज और, एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब जो है पार्टी जो कहेगी आपको वही सुनना पड़ेगा, ये एक देखने को चीज मिलती है। ठीक, पहली चीज तो यही है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम डिफेक्शन में कमी आ रही है यहाँ पर।
दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या आ रहा है, वो ये है, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें क्या बोला कि मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको एफिडेविट क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और वो जनता के सामने रखा भी जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति के साथ साथ आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो भाई उसका ऑर्डर आया है नहीं आया, ये सारी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र इसको कहा जाता है हिंदी में, मतलब कि आप शपथ लेंगे कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उसमें क्या है, सब चीजें सही हैं, और देते हैं आप इसको ऑफिसर को देते हैं, ठीक है, अपने साइन करके, इसको एफिडेविट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपको ये सारी डिटेल्स क्या करनी पड़ेंगी, अब देनी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये आता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है यहाँ पर कि अब जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इंटरनल इलेक्शंस को करवाना और अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स को क्या करना, भरना, ठीक है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग, अब देखिए पार्टियां भी यहाँ पर क्या करती हैं, ये चीजें करना चालू करी, ठीक, पार्टी से ये चीज करना चालू करी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको केवल देखा गया। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। ये क्लियर नहीं हो पाया क्या इंटरनल डेमोक्रेसी से मजबूत हुई पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर नहीं मजबूत हुई, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को बेसिकली मिल रही है। अब इन चीजों के अलावा कुछ सजेशन यहाँ पर और दिए जा रहे हैं कि हम रिफॉर्म कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कैसे, तो चलिए देखते हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member. पहला बोला जा रहा है कि ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर को रजिस्टर करे, ठीक है। सेकंड क्या है, रजिस्टर बनाए भाई कितने मेंबर्स हैं उसमें, फॉलो करे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को अथॉरिटी दे, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे कि अगर पार्टी के अंदर कुछ मसला हो जाए, कुछ विवाद हो जाए तो उसको क्या कर सके, वो सॉर्ट आउट करे, एक तरीके से जुडिशरी के तरीके वो काम कर सके पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में। सेकंड, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। क्या बोला जा रहा है, महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी कदम है कि कम से कम 1/3 जो आपकी सीटें हैं वो रिजर्व कर देनी चाहिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, वुमेन्स भी क्या करेंगी, डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में अपना एक बड़ा योगदान दे पाएंगी। तीसरा, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग। अब बोला जा रहा है कि इलेक्शन में फंड कौन करे, स्टेट करे, यानी कि सरकार यहाँ पर पैसा दे। किन चीजों के लिए पैसा दे भाई, मनी जो है उनको देना चाहिए, किस लिए, इलेक्शन एक्सपेंसेस में, खासतौर से पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, मतलब जो चीजें नेसेसरी जरूरी उसके लिए फंड कौन दे, आपका गवर्नमेंट दे, ठीक है। जिससे पार्टीज को, ये कह सकते हैं हम लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं जाना पड़े, अमीर लोगों के पास नहीं जाना पड़े, है ना। इन चीजों को रोकने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ पर ये चीजों को नेसेसिटी प्रोवाइड करना चालू कर दे। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और क्या बोला जा रहा है कि पार्टी ने कितने वोट लास्ट इलेक्शन में जीते उसके बेसिस पर उनको पैसा दिया जाना चाहिए। भाई बड़ी पार्टी तो थोड़ा ज्यादा है ना, इस हिसाब से। अब देखिए, दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि यहाँ पर इन सजेशंस को पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक क्या नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है, आप सोचिए यहाँ पर, ठीक है। बोला जा रहा है राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि कुछ सुधार हो सकता है। अगर इनको मान लिया जाए तो संभव है कि कुछ सुधार क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। हर पॉलिटिकल चीज के बारे में बात करते हुए, है ना, क्या बोला जा रहा है, कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, दलों को जरूरत से ज्यादा अगर हम नियमों में जकड़ने का वो करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इससे सभी दल कानून को क्या कर देंगे, दरकिनार करने का तरीका ढूंढेंगे, कैसे कानून को ना माना जाए, ढूंढेंगे भाई, हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते, ये चीज हमारे सामने देखने को मिलेगी। और दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। क्या है भाई, दो तरीके और। तो पहला आपका बताया जा रहा है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का यह काम। अब देखिए, पब्लिक यहाँ पर रोल प्ले करे, पॉलिटिकल ग्रुप्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने का। कैसे कर सकती है,
लेटर लिखकर, प्रचार करके, उसके साथ साथ रेवोल्यूशन के जरिए आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा। तो जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर सताएगा कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि अगले इलेक्शंस में हम अपना वोट बैंक कह लो या मोमेंटो कह लो, क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, है ना। मोमेंटम हम अपना खो सकते हैं, जो आज उनको प्रख्यात है वो क्या हो सकता है आगे हम ना जीत पाए, इसलिए बात करी जा रही है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम कर सकता है। जो नॉर्मल मिडिल मैन है, आम आदमी है, वो प्रेशर ग्रुप्स की हेल्प ले सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है, मीडिया का यहाँ पर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, इससे क्या होगा, पूरे देश में पता चलेगा कि आखिर मुद्दा क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज भी देखेंगे कि अगर मामला बड़ा हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। दूसरा देखिए, अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। अब देखिए, रिफॉर्म का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। आज के युग में और आज के समय में सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों का पहुंचना, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म हो वो खुद रिफॉर्मेशन में आए आगे। सेकंड सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन का तरीका है, कहते थे गांधी जी ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना। आप खुद कोशिश करिए कि हम क्या कर सके, कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर सके, या आप लोग कोई पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मैच करती हो आप उसको ज्वाइन करिए। आप बताइए अपनी पार्टी को कि हम ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, इससे देश का डेवलपमेंट होगा, इससे देश का नाम होगा, है ना, इससे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो आप लोगों का आना, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों का आना राजनीति में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय के हिसाब से, ठीक है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करता रहे, ऐसा नहीं कि बाहर से अरे ये काम अच्छा नहीं किया सरकार ने, अरे ये विपक्ष ने अच्छा नहीं किया, ये चीजें नहीं है। आप बताइए ना फिर क्या अच्छा हो सकता है, आइए आप पॉलिटिक्स में। सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर कब करेंगे, लास्ट चैप्टर जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यही आपकी एनसीईआरटी कह रही है लास्ट में आपसे कि पढ़े लिखे लोग यानी कि आम लोग जिनको लगता है कि हाँ भाई ये चीजें अगर करेंगे तो देश का उत्थान हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, देश की इकोनॉमी बूस्टअप हो सकती है, तो उनको राजनीतिक पार्टियों में आना चाहिए या खुद की पार्टी बनाकर आना चाहिए जैसा उनको सही लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर जो हमने 4 वीडियोस के लेक्चर में क्या किया है, कवर किया है। और आज के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरा, आपको क्या लगता है या आपकी नजर में ऐसे और कौन से रिफॉर्म हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहली बार हमने जो है एक पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कवर किया है, उसके साथ साथ कमेंट में मुझे बताइएगा कि अब आप दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे चैप्टर को और अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने की, शॉर्ट ट्रिक्स देंगे आपको चीजों को याद रखने की। फिलहाल इस टॉपिक पे एक वीडियो में और लाऊंगा, वो वीडियो होगा बोर्ड में अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से उनका पूरा एक कलेक्शन में लेकर आऊंगा और आपको बीते 5 इयर्स के जो है क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। और इन टॉपिक्स पे यानी कि आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा पकड़ बनाकर रखनी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, चीजों को समझना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।